नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री किताब चल रही है। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 में नेक्स्ट पार्ट को हम लोग चालू करेंगे, 3rd सेंचुरी क्राइसिस। मैंने आपको बताया था कि जब रोमन हिस्ट्री की आप बात करोगे तो रोमन हिस्ट्री दो भागों में टूटी है, एक अर्ली रोमन हिस्ट्री, एक लेटर रोमन हिस्ट्री। जो अर्ली रोमन हिस्ट्री और लेटर रोमन हिस्ट्री को सेग्रीगेट करती है वो है 3री शताब्दी, 3rd सेंचुरी एडी। और अब 3rd सेंचुरी एडी में जो क्राइसिस होना शुरू होगी रोमन एम्पायर में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमने ये देखा कि 1st सेंचुरीज और 2nd सेंचुरीज ऑफ रोमन एम्पायर, कहीं ना कहीं इसमें कुछ हिकअप्स थे, कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई, बट ज़्यादातर ये पीरियड ऑफ पीस था, प्रॉस्पेरिटी था और इकोनॉमिक एक्सपेंशन था। ज़्यादा एग्रेसिव परस्यूट नहीं था रोमन एम्परर्स का, बहुत ज़्यादा इलाका कब्जाने के चक्कर में ये लोग नहीं थे, लोग शांति से रह रहे थे। लेकिन 3rd सेंचुरी में कुछ इंटरनल स्ट्रेन्स यहाँ पे आनी शुरू होंगी। From the 230s, empire found itself fighting on several fronts simultaneously. रोमन एम्पायर इतना बड़ा था कि कहीं ना कहीं 230 एडी आते आते ये लोग बहुत सारे फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़ रहे थे। ईरान में एक नई और एग्रेसिव डायनेस्टी आ गई थी 225 एडी में, जो कि अपने आप को ससानियंस बोलते थे। और 15 साल में ही ये जो ससानियन डायनेस्टी थी वो बहुत तेज़ी से चारों डायरेक्शंस में एक्सपेंड कर रही थी और कहीं ना कहीं यूफ्रेटस की तरफ आ रहे थे ये लोग। अभी ससानियन डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो ससानियन डायनेस्टी हो चाहे पार्थियन डायनेस्टी हो, दोनों ही डायनेस्टी के समय पे जो रोमन एम्पायर था लड़ाइयाँ हो रही थी। और हो ये रहा था कि कभी कभी कुछ इलाकों के ऊपर रोमन एम्पायर का कब्जा हो जाता था, कभी कभी कुछ इलाकों के ऊपर ससानियन से कब्जा हो जाता था। तो ये जो ईरानियन एम्पायर था, ये जो रोमन एम्पायर का ईस्टर्न फ्रंट था, ये आपस में झगड़ा कर रहे थे। और 230 एडी से आप कह सकते हो कि झगड़ा काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गया था। एक फेमस रॉक कट इंस्क्रिप्शन है 3 लैंग्वेजेस में शाहपुर में। शाहपुर वन एक ईरानियन रूलर थे। इस फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन में शाहपुर वन ने क्या बोला है कि इन्होंने एक 60,000 की रोमन आर्मी को हरा दिया और एंटियोक नाम की जो ईस्टर्न कैपिटल सिटी थी ना, इसको भी कब्जा कर लिया। एंटियोक की जो लोकेशन थी वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। फिर आप देखोगे कि एक होल सीरीज ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स, जिसको आप ट्राइबल कन्फेडरेसीज करोगे, जैसे कि एलेमनी, फ्रांक, गॉथ, इन्होंने कहीं ना कहीं राइन और डेन्यूब फ्रंटियर्स के अगेंस्ट मूव किया। और आप देख सकते हो कि ओवरऑल and the whole period from 233 to 280 AD saw repeated invasions on a whole line of provinces that stretched from Black Sea to the Alps and southern Germany. यूरोपियन पार्ट जो था आपका रोमन एम्पायर का, जिसको आप कह सकते हो वेस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जो ट्राइब्स थी, जैसे कि एलेमनी ट्राइब हो गई, फ्रैंक ट्राइब हो गई, गॉथ्स ट्राइब हो गई, ये कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर के रूलर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, जो कि आप कह सकते हो मिडिल ईस्ट की तरफ आ गया था, इराक साइड पे आ गया था, तो इराक के पास का जो इलाका था यूफ्रेटिस नदी के आसपास का, वहाँ पे ईरानियन ससानियन डायनेस्टी और पार्थियन डायनेस्टी लगातार रोमन एम्पायर से लड़ रही थी। तो धीरे धीरे देखा गया कि जो यूरोपियन साइड में जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, वहाँ पे रोमन्स के ऊपर, रोमन एम्पायर के ऊपर लगातार अटैक हो रहे थे। तो पहले तो डेन्यूब नदी के ऊपर जो टेरिटरी थी इनकी, वो इनके हाथ से चली गई। जो लोग रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक कर रहे थे, एलेमनी, फ्रैंक्स, गॉथ्स, इनको रोमन्स क्या बोलते थे? बारबेरियंस बोलते थे। आप देखोगे 3rd सेंचुरी एडी में अब रोमन एम्पायर की नींवें हिलने लगी थी, खासकर वेस्टर्न रोमन एम्पायर की। 47 सालों में 25 अलग अलग एम्परर्स आए। तो कहीं ना कहीं एम्पायर के अंदर भी डिसेंशंस थे और कहीं ना कहीं एक्सटर्नल प्रेशर तो आ ही रहा था इन एम्पायर्स के ऊपर। फिर बात करते हैं जेंडर, लिटरेसी और कल्चर के बारे में। मतलब रोमन एम्पायर के ऊपर जो स्ट्रेन आना शुरू किया, इसके टूटने का जो प्रोसेस शुरू हुआ वो 230 एडी से शुरू हुआ। और 230 एडी से आप देखोगे ईस्टर्न रोमन एम्पायर में भी प्रेशर आ रहा था, ससानियंस और पार्थियंस का। मैं एक बात बता दूं, ससानियन और पार्थियन जब मैं बोल रहा हूं तो ये ईरान के इलाके में राज करने वाली डायनेस्टी थी। पहले ससानियन आए, बाद में पार्थियन आए। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, फिर अगर आप बात करो तो रोमन सोसाइटी के वन ऑफ द मेजर, आप कह सकते हो मॉडर्न फीचर्स क्या थे कि यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली की प्रेवलेंस थी। मतलब जो एडल्ट बेटा था वो अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी माँ बाप के साथ नहीं रहता था। ओके, और ये बहुत कम ही होता था कि एडल्ट ब्रदर्स आपस में एक साथ रह रहे हो। तो माँ बाप है, उनका बेटा हो गया, बेटे की शादी होगी, उसके बच्चे हो गए, तो बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ जाके अलग रहेगा। कोई दूसरा बेटा है वो अलग रहेंगे, माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे। अगर 2 एडल्ट ब्रदर्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो दिस इज एन एक्सेप्शन। फिर फैमिलीज में स्लेव्स हुआ करते थे, ठीक है। रोमन सोसाइटी में स्लेव्स के लिए पूरी जगह थी। फिर आप देखोगे बाय द लेट रिपब्लिक, द 1st सेंचुरी BC, the typical form of marriage was one where the wife did not transfer to her husband authority but retained full rights in the property of her natal family। समझिए बात को। लेट रिपब्लिक मतलब रोमन एम्पायर में
लेट रिपब्लिक को बोला गया लगभग फर्स्ट सेंचुरी BC का समय, मतलब जीसस क्राइस्ट से लगभग 100 साल पहले। अभी इसमें आप देखोगे कि उस समय रोमन एम्पायर में जो मैरिज का कल्चर था उसमें होता ये था कि वाइफ शादी करके हस्बैंड के पास आ रही है, तो वाइफ के जो माँ बाप है ना, उन माँ बाप की प्रॉपर्टी में भी वाइफ को थोड़ा बहुत हिस्सा मिलेगा। तो जो नटाल फैमिली थी, नेटल फैमिली मतलब जहाँ पे उस वाइफ का जन्म हुआ था, जिस समय से वो जहाँ पे रह रही थी, वहाँ की प्रॉपर्टी में भी थोड़े बहुत राइट्स इस लेडी को मिलेंगे। ओके। और वुमेन की तरफ से जो डाउरी जाती थी वो क्या होती थी, वो वही प्रॉपर्टी होती थी जो उस पर्टिकुलर लेडी की होती थी। तो भले ही शादी के समय पे वो जो प्रॉपर्टी वुमेन की तरफ से हस्बैंड के पास आ रही है वो उतने समय के लिए हस्बैंड के पास है, बट वो लीगली वुमेन की है। बेसिकली अपने फादर की प्राइमरी हेयर थी वो वुमेन और इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर थी। तो पिताजी की प्रॉपर्टी से जो हिस्सा वुमेन का था वो लीगली वुमेन का था। तो फादर के डेथ के बाद भी फादर की प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा वुमेन का था, वुमेन उसकी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर थी। मतलब रोमन वुमेन के पास कंसीडरेबल लीगल राइट्स थे प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। आज की डेट में भी दोस्तों अगर आप देखो तो वुमेन को जल्दी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते हैं। माँ बाप क्या करते हैं कि ज़्यादातर अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो बेटों को दे देते हैं। ये अलग बात है कि हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है कि माँ बाप ने जो प्रॉपर्टी कमाई नहीं है पहले से उनको पुश्तों से मिली है, तो मतलब कोई एक फादर है उसको पुश्तों से मान लो प्रॉपर्टीज मिली हैं, तो उस पुश्तों वाली प्रॉपर्टी को तो लड़का लड़की में बराबर बांटना पड़ेगा, फादर का उसमें नहीं चलेगी। लेकिन फादर ने अपने दम पे जो प्रॉपर्टी कमाई है वो प्रॉपर्टी फादर चाहे बेटे को दे दे, चाहे पूरी बेटी को दे दे, चाहे वो दोनों में से किसी को ना दे, वो उस फादर का प्रेरोगेटिव है। लेकिन फिर भी जो सोसाइटल नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में इंडिया में और बाकी देशों में, वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉपर्टी किसको दे दी जाती है, बेटों को दे दी जाती है, बेटियों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस रिस्पेक्ट में रोमन एम्पायर आज के इंडिया और दुनिया से ज़्यादा एडवांस था। फिर आप बात करोगे इन लॉ द मैरिड कपल वॉज नॉट वन फाइनेंशियल एंटिटी बट टू एंड वाइफ इंजॉयड कंप्लीट लीगल इंडिपेंडेंस। मतलब अगर शादी हो गई तो हस्बैंड और वाइफ भले एक कपल है बट लीगली अलग अलग है। वाइफ की अलग प्रॉपर्टी है, हस्बैंड की अलग प्रॉपर्टी है। डिवोर्स उस समय पे आसान था। कोई भी हस्बैंड या वाइफ एक नोटिस दे सकता है कि भाई ही इंटेंट्स और शी इंटेंट्स टू डिसॉल्व द मैरिज, उस केस में डिवोर्स आसानी से मिल जाता था। अगर शादी की बात की जाए तो जब तक मेल्स की शादी होती थी तब तक वो अपने लेट 20s या अर्ली 30s में होते थे, और वुमेन्स को लेट टीन्स या अर्ली 20s में भी शादी कर दी जाती थी। तो ऐसे केस में आप देखोगे कि जो हस्बैंड और वुमेन होगा उसके बीच में कहीं ना कहीं एक बड़ा एज गैप होगा। ओके, अब एक चीज समझिए, इस एज गैप के चलते थोड़ा बहुत डोमिनेशन जो मेल्स का फीमेल के ऊपर था वो आ ही जाता था। ऐसा नहीं है कि रोमन एम्पायर में वुमेन्स को सब्जुगेट नहीं किया, रोमन एम्पायर्स को हस्बैंड ने वुमेन को दबाया नहीं, दबाया है। अब इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ऑगस्टीन ने दिया है। सेंट ऑगस्टीन 354 AD से 430 AD के पीरियड में एक्टिव थे रोमन एम्पायर में। ये बिशप थे नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ हिप्पो के फ्रॉम 396 AD, और अपने इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द चर्च में काफ़ी माने जाते हैं सेंट ऑगस्टीन। सेंट ऑगस्टीन की अगर आप बात करो, बिशप्स क्या थे, ये इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर्स होते थे क्रिश्चियन कम्युनिटी में। जिस इलाके में बिशप होते थे उस इलाके में इन बिशप्स की काफ़ी चलती थी। अभी सेंट ऑगस्टीन ने, जो कि कैथोलिक बिशप थे, इन्होंने ज़्यादातर जो अपनी ज़िंदगी वो नॉर्थ अफ्रीका में काटी। ये क्या बताते हैं वुमेन की हालत के बारे में। इन्होंने बताया कि इनकी माँ को रेगुलरली इनके फादर मारते थे, और जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे ज़्यादातर जो वाइफ्स थी वो अपने पति से मार खाती थी। अगर उनको आप देखो उन लेडीज़ को तो अक्सर कर उनके शरीर पे कोई ना कोई ब्रूजेस के मार्क लगे ही रहते थे। मतलब कि उस समय पे भी मैन हैंडलिंग होती थी लेडीज़ की, उस समय पे भी हस्बैंड्स अत्याचार करते थे लेडीज़ के ऊपर। फिर आप देखोगे कि जो फादर्स होते थे उनका सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल होता था अपने बच्चों के ऊपर, मतलब एक हद से ज़्यादा बच्चों के ऊपर कंट्रोल होता था। उस चीज़ में आप कह सकते हो कि रोमन एम्पायर आज की दुनिया से पीछे है। फॉर एग्जाम्पल, अ लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन बाय लीविंग देम आउट इन द कोल्ड टू डाई। मतलब अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, अभी बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे को रखना या नहीं रखना ये फादर की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर फादर ने एक नवजात शिशु को उठा के जाके बाहर ठंडी में मरने के लिए छोड़ दिया तो फादर को कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब अगर बच्चा जन्मा है तो उस बच्चे को जिंदगी देनी है, पालना है नहीं पालना है ये फादर डिसाइड करेगा। तो वो चाहे तो मार भी दे और लीगली फिर फादर का कुछ नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, लीगल टाइट कंट्रोल। मतलब बच्चे को जिंदा रखना है पैदा होने के बाद या नहीं रखना है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फादर के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी इस टर्म्स में रोमन सोसाइटी दकियानूसी थी। फिर लिटरेसी की बात की जाए तो इट इज सर्टेन दैट रेट्स ऑफ कैजुअल लिटरेसी क्या होता है, बेसिकली
एवरी डे में अनइम्पॉर्टेंट कामों में भी आप रीडिंग राइटिंग का प्रयोग कर रहे हो, इसको बोलोगे आप कैजुअल लिटरेसी। आज की डेट में कैजुअल लिटरेसी बहुत है इंडिया में, लेकिन उस समय पे बड़ी बात थी, उस समय पे पढ़ना लिखना अपने आप में बड़ी बात थी। तो उस समय पे बहुत सी जगहों पे लोगों को पढ़ना लिखना आता था, और आम कामों में भी, अनइम्पॉर्टेंट कामों में भी अगर लोग पढ़ने लिखने का इस्तेमाल करें तो उसको कैजुअल लिटरेसी बोला जाता था। तो जो कैजुअल लिटरेसी के रेट थे उस समय के रोमन एम्पायर में, वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग थे। फॉर एग्जाम्पल, पॉम्पी नाम की एक जगह है जो कि 79 एडी में वहाँ पे एक वॉल्केनिक इरप्शन आया, वो दब गई। ये जो पोम्पई नाम का शहर था जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर दब गया था, जब इसकी वॉल्स को देखा गया ना, तो इसकी वॉल्स पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स नजर आए, ग्राफिटी नजर आई पूरी सिटी के ऊपर। इसका क्या मतलब है कि इस सिटी में काफ़ी वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी थी। अगर आप बात करो तो इजिप्ट में हंड्रेड्स ऑफ पेपराई सर्वाइव करते हैं। पेपराई क्या होता है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, और इन पेपराई फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोफेशनल स्क्राइब्स लिखते थे। प्रोफेशनल स्क्राइब्स जिनको स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपाइल करने के लिए, लिखने के लिए हायर किया जाता था। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में अक्सर कर लिखा रहता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑन बिहाफ ऑफ एक्स और वाई, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो आप कह सकते हो कि रोमन एम्पायर में बहुत सी ऐसी जगहें थीं जहाँ पे बहुत सारी कैजुअल लिटरेसी थी, मतलब लोगों को पढ़ना लिखना आता था, और बहुत सी ऐसी जगहें भी थीं जहाँ पे लिटरेसी थी ही नहीं। ओके, तो दो एग्जाम्पल्स देखे, एक जहाँ काफ़ी सारी कैजुअल लिटरेसी थी जैसे पोम्पोई जो कि वॉल्केनिक इरप्शन में तबाह हो गया था, और दूसरी इजिप्ट में जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पेपराई सर्वाइव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिस पे लिखा हुआ है, प्रोफेशनल स्क्राइब्स ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखा है, और लिखा है कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। ओके, फिर आप देखोगे कि जो लिटरेसी थी इजिप्ट में जो पेपराई वाली जहाँ पे जगहें मिली जहाँ पे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, वहाँ पे भी पढ़ना लिखना कुछ सेक्शंस को आता था, जैसे सोल्जर्स को आता था, आर्मी ऑफिसर्स को आता था, या स्टेट मैनेजर्स को आता था। तो मतलब इस कैटेगरी के लोग थे जो कि थोड़ा नॉर्मल से ऊपर थे, ये पढ़ना लिखना जैसे तैसे करके सीख जाते थे। फिर आप देखोगे कि अंपायर में काफ़ी कल्चरल डाइवर्सिटी थी, और ये कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत अलग अलग प्रकार से और अलग अलग लेवल्स पे देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत अलग अलग प्रकार के रिलीजियस कल्ट और बहुत अलग अलग प्रकार के लोकल डीटीज देखने को मिलती हैं इन इलाकों में। बहुत अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे। इनका जो स्टाइल था, ड्रेस का, कॉस्ट्यूम का जो स्टाइल था, जिस प्रकार का खाना ये लोग खाते थे, जिस प्रकार का सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, चाहे वो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन हो, इनका पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, ये कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का देखा गया। भाषा की बात करिए तो नियर ईस्ट का इलाका क्या है? आप कह सकते हो यूफ्रेटिस के वेस्ट का इलाका। नियर ईस्ट के इलाके को मैंने आपको मैप में भी दिखाया पिछली वीडियोस में। तो इस नियर ईस्ट के इलाके में डोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी थी? अरामिक थी। कोप्टिक भाषा इजिप्ट में बोली जाती थी। प्यूनिक और बर्बर भाषाएं नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी। सेल्टिक स्पेन और नॉर्थ वेस्ट रोमन एम्पायर में बोली जाती थी। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार की डाइवर्सिटी थी। और ज़्यादातर ये जो लिंग्विस्टिक कल्चर्स थे ना, वो ओरल थे। ओरल मतलब कि जो अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है ना, ये लिखित फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ये ओरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, बस बोली जा रही हैं। हाँ, ये अलग हुआ कि इन भाषाओं में भी एवोल्यूशन हुआ, और कुछ ऐसे आप कह सकते हो स्कॉलर सामने आए जिन्होंने इन भाषा के लिए भी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे अर्मेनियन भाषा, तो अर्मेनियन भाषा को लिखा जाने लगा एज लेट एज 5th century, whereas there was already a Coptic ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल बाय द मिडिल ऑफ द 3rd century। तो जो कॉप्टिक भाषा थी उसके 3री शताब्दी के आधे तक बाइबल का ट्रांसलेशन हो रखा था। वहीं पे अगर आप अर्मेनियन भाषा की बात करो तो 5वीं शताब्दी में उसकी स्क्रिप्ट को डेवलप किया गया। जो रिटन फॉर्म ऑफ भाषाएं थी जो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी पूरे रोमन एम्पायर में, वो दो थी, मैं आपको बता चुका हूँ, एक लैटिन, एक ग्रीक। अगर आप ईस्टर्न रोमन एम्पायर की बात करो तो वहाँ पे ग्रीक भाषा डोमिनेंट थी। वेस्टर्न रोमन एम्पायर की बात करो तो लैटिन भाषा डोमिनेंट थी। तो ऑफिशियल काम तो इन दोनों भाषाओं में होते थे, और जो बाकी भाषाएं थीं जो कि लोकल लेवल पे लोग बोलते थे, डिपेंड करता है कि क्या कोई स्कॉलर आया और उसने उन भाषाओं को किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में बदला, क्या उसके पर्टिकुलर आप कह सकते हो वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स डिवाइस किए। समझ गए? बहुत सारी तो ऐसी भाषाएं होंगी जो बोली जाती होंगी और अब एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी, किसी को भी उन भाषाओं का आइडिया नहीं होगा। ओके, धीरे धीरे आप देखोगे कि जो लैटिन भाषा थी उसने बहुत सारे रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस को डिस्प्लेस कर दिया। वो रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस जो कि पहले वाइड स्प्रेड थी, वो कहीं ना कहीं रोम की इस लैटिन भाषा के अंदर समा गए। सेल्टिक भाषा भी कहीं ना कहीं लैटिन के अंदर ही समा गई है। 1st century के बाद से आप देखोगे सेल्टिक भाषा को ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं गया है।
ये कल्चरल एक्सपेंशन में हम लोग बात कर सकते हैं। तो उसके आगे हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। वन ऑफ द फनीएस्ट ऑफ दिस ग्राफिटी फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ पंपई सेज। कहने मतलब क्या है कि पोम्पोई नाम का जो शहर था जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन के चलते पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था, वहाँ पे ग्राफिटी क्या बोलती है, वॉल आई एडमायर यू फॉर नॉट कोलैप्सिंग इन ruins। कहने का मतलब ये है कि वो वॉल जिस समय पे ऑब्वियसली बात है वो गिरी नहीं होगी, किसी ने वहाँ पे ग्राफिटी बना के लिखा होगा कि हम आपको एडमायर करते हैं इसलिए क्योंकि इस तबाही के बीच में भी तुम खड़ी हुई हो। लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन आया और वो वॉल भी तबाह हो गई और बाद में इस ग्राफिटी को किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन ने पढ़ा। ओके, फिर आगे बात करते हैं। क्या लिखा हुआ, When you have to support so much boring writing on you। मतलब वो वॉल खड़ी थी, उस पर लोग लिख रहे थे। अब तो ऑब्वियसली बात है वो वॉल भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये 2nd सेंचुरी एडेसिया का एक मोज़ियाक पेंटिंग है। तो ओके, तो ये आपको पेंटिंग यहाँ पे नज़र आ सकती है। ऊपर यहाँ पे सीरियन इंस्क्रिप्शन भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे वाइफ ऑफ किंग अकबर को डिपिक्ट किया गया और उसकी फैमिली को डिपिक्ट किया गया। पोम्पोई की बात की जाए तो एक ये जो आपको बगल में फोटो दिख रही है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, दिस इज अ वाइन मर्चेंट्स डाइनिंग रूम, इट्स वॉल डेकोरेटेड विद सीन्स डिपिक्टेड विद मैथिकल एनिमल्स। तो यहाँ पे बैठ के लोग खाना पीना खाते होंगे और बेसिकली मिथिकल एनिमल्स आपको इस वॉल की पेंटिंग्स के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो बड़ा रॉयल टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे उस समय पे किसी वाइन मर्चेंट का एक घर होगा, उसका कमरा होगा जहाँ पे वो लोग बैठ के खाना पीना खाते होंगे। तो इस प्रकार के बहुत से एक्सकवेशंस देखने को मिले। फिर इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। तो रोमन एम्पायर ने ज़बरदस्त इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हार्बर्स का, माइंस का, क्वेरीज का, ब्रिक यार्ड्स का, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज, व्हीट, वाइन, ऑलिव ऑयल, इन सब का ट्रेड होता था और इनको कंज्यूम भी अच्छी खासी क्वांटिटीज़ में किया जाता था। ये सब आते कहाँ से थे, तो स्पेन से, गैलिक प्रोविंसेस से, नॉर्थ अफ्रीका से, इजिप्ट से, कुछ हद तक इटली से भी आते थे जहाँ पे ये क्रॉप्स उगाई जाती थी। फिर अगर आप बात करो तो मतलब रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, तो जिस जगह पे जो चीज़ ज़्यादा उगाई जा रही थी वो दूसरी जगह लेके जाई जाती थी। ठीक है ना। तो ट्रेड कुछ इस हिसाब से होता था और पैसे ठीक ठाक थे जो लोग यहाँ पे रहते थे, चूँकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी थी। हालांकि जो नीचे के लोग थे उनके हालात ख़राब थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आप बात करोगे जो लिक्विड्स थे, जैसे कि वाइन हो गई, ऑलिव ऑयल हो गई, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था उन कंटेनर्स में जिनका नाम था एम्फोरे। और इन एम्फोरों के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स और शर्ट्स सर्वाइव हुए हैं। अगर आप बात करोगे तो जो माउंट टेस्टाशियो है रोम में, वहाँ पे लगभग 50 मिलियन ऐसे वेसल्स मिले हैं जहाँ पे ये वाइन और ओलिव ऑयल जैसी चीज़ें भर भर के भेजी जाती थी। और आज की डेट में आर्कियोलॉजी इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो गई है, इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो इन कंटेनर्स के शेप्स को देख के ये पता करके बता सकते हैं कि ये कंटेनर कहाँ बना होगा और बेसिकली उसमें क्या भर भर के एक्सपोर्ट हुआ होगा। ओके, तो आज के आर्कियोलॉजिस्ट ये बता सकते हैं कि ये कंटेनर्स, ये जो जिसको आप एम्फोरे बोलते हो, ये किस जगह पे बने हैं और क्या चीज़ एक्सपोर्ट करने में इनको इस्तेमाल किया गया है। किस चीज़ को एग्जामिन करके बताते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, क्ले कंटेंट को एग्जामिन करके। क्ले पिट्स में जो फाइंड्स मिले हैं अलग अलग जगह पे रोमन एम्पायर में, वहाँ पे जो कंटेनर के साक्ष्य मिले और दूसरी जगह पे अगर कोई कंटेनर के साक्ष्य मिले तो उनको मैच करा के पता करने की कोशिश की कि हाँ भाई ये कंटेनर इस इलाके का हो सकता है, ये कंटेनर इस इलाके का हो सकता है। ओके, तो आप कह सकते हो कि कुछ कॉन्फिडेंस से ये बोला जा सकता है कि जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है, स्पेनिश ऑलिव ऑयल का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जा रहा है, तो ये जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था ये एक वास्ट कॉमर्शियल एंटरप्राइज था उस दिनों में। 140 से लेके 160 एडी में जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था, इसको एक कंटेनर में लेके जाया जाता था जिस कंटेनर का नाम था ड्रेजल 20। अभी ड्रेजल 20 कंटेनर का नाम क्यों है, क्योंकि ड्रेजल नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने ही उस कंटेनर को की खोज की थी। बेसिकली बताया था कि इस कंटेनर में स्पेनिश ऑलिव ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। ओके, और इस प्रकार के जो कंटेनर्स हैं ड्रेजल 20 स्पेनिश ऑयल और ऑलिव ऑयल वाले, वो मेडिटेरियन में बहुत अलग अलग जगह पे मिले हैं। दे आर स्कैटर्ड हेविली अक्रॉस साइट्स। तो इसका क्या मतलब है कि जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था वो बन तो स्पेन में रहा था, लेकिन पूरे आप कह सकते हो कि रोमन अंपायर में वो सर्कुलेट हो रहा था। तो इस प्रकार के एविडेंसेस का इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ पे भी ये एम्फोरे वेसल्स मिले हैं, उन वेसल्स को जहाँ जहाँ पे भी इन वेसल्स की वर्कशॉप्स थी उनके मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंपेयर करके ये बताया गया कि इस इलाके में ये चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी और इन लिक्विड्स को भर के ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन एम्फोरीज का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार से ये भी बताया गया कि जो स्पेनिश प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने
ओलाइव ऑयल के बहुत सारे मार्केट्स पे अपना कैप्चर कर रखा था। ओके, और आप देखोगे कि एक बहुत बड़े इलाके में ये लोग अपना स्पेनिश ऑयल एक्सपोर्ट भी करते थे। स्पेनिश प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं बेटर क्वालिटी ऑयल एक्सपोर्ट करते थे और कम दाम पे एक्सपोर्ट करते थे, इसलिए किसी और जगह का ऑयल इतना उस समय पे नहीं बिकता था जितना स्पेनिश ऑयल बिकता था। ये सब जानने में कहीं ना कहीं जो एम्फोरिक कंटेनर्स मिले हैं ड्रिजल 20 अलग अलग जगहों पे, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस और एविडेंस पेश किया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शिप wreck of the south coast of France, 1st century BC. The amphorae are Italian, bearing the stamp of a producer near the lake of Fondi. ये बहुत सारे एम्फोरे पुराने ज़माने के मिले हैं। ये एम्फोरे के ऊपर स्टैंप लगा हुआ है कि लेक ऑफ फोंडी नाम की जगह के पास एक प्रोड्यूसर था, वहाँ पे इन एम्फोरों को बनाएगा। तो इस प्रकार के बहुत अलग अलग प्रकार के एम्फोरेस अलग अलग प्रकार पे अलग अलग जगहों पे बने हुए हैं और अलग अलग चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। कुछ लोग वाइन एक्सपोर्ट करते थे, कुछ लोग ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट करते थे और अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स एक्सपोर्ट करते थे। तो आप देख सकते हो कि रोमन अंपायर में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों के प्रोड्यूसर्स थे और वो प्रोड्यूसर्स अपने अपनी चीज़ों को दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट करने के लिए आपस में कम्पीट करते थे। ओके, तो गुड्स के मार्केट्स के लिए भी कॉम्पिटिशन यहाँ पे चलता था। फिर आप देखोगे द सक्सेस ऑफ द स्पेनिश ऑलिव ग्रोवर्स वाज देन रिपीटेड बाय नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स। तो जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल को सक्सेस मिली है वही सक्सेस बाद में नॉर्थ अफ्रीकन ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर्स को भी मिली। आप देखोगे कि नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारे ओलाइव एस्टेट्स बने बाद में 3rd और 4th सेंचुरीज में, जो 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी के लगभग पे स्पेनिश ऑलिव ऑयल कर रहा था। फिर आप देखोगे कि 425 एडी में जो नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस थी किसमें, ऑलिव ऑयल में, उसको ईस्ट ने तोड़ दी। लेटर 5th और 6th सेंचुरीज में एजियन के आसपास का जो इलाका है, जो साउदर्न ईस्ट माइनर टर्की है, वहाँ पे आप कह सकते हो कि ये ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ। फिर सीरिया और पैलेस्टीन की बात कर लीजिए, वो ऑलिव ऑयल और वाइन के एक्सपोर्टर्स बने। फिर आप देखोगे कंटेनर्स फ्रॉम अफ्रीका शो अ ड्रामेटिकली रिड्यूस प्रेजेंस ऑन मेडिटेरियन मार्केट्स। तो पहले नॉर्थ अमेरिका, देखिए सबसे पहले ऑलिव ऑयल के एक्सपोर्ट में स्पेनिश ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर्स तेज थे। फिर बाद में देखोगे कि नॉर्थ अफ्रीका के प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं इस मार्केट में कब्जा करने लगे। नॉर्थ अफ्रीका के बाद जो मेडिटेरियन में ईस्ट का इलाका है, थोड़ा मैप से दिखाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको स्पेन नज़र आ रहा है, तो स्पेन में पहले ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर्स बढ़े। स्पेन के बाद ये जो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका है जहाँ पे इजिप्ट, लिबिया, अल्जीरिया है, यहाँ पे बहुत सारे ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर्स आए और ये पूरे रोमन एम्पायर में भेजते थे। तो इस पूरे के पूरे इलाके में जहाँ पे आपको प्रेजेंट डे टर्की नज़र आ रहा है, सीरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका वाला तेल बिकता था। बाद में आप देखोगे कि इन इलाकों में ये इलाके जो बेसिकली इस एजेंसी के बगल में आते हैं, तो बुरसा दिख रहा है, इजमीर प्रोविंस दिख रही है आपको, अंतलिया दिख रहा है। तो इस पूरे के पूरे इलाके में आपका जब ऑलिव ऑयल का प्रोड्यूस बढ़ गया, वाइन का प्रोड्यूस बढ़ गया, तो पहले नॉर्थ अफ्रीका का प्रोड्यूस जो इन इलाकों में बिकता था वो बिकना बंद हो गया। ये इलाके अपना खुद का तेल और वाइन बनाने लगे और बेचने लगे। लेकिन आप देखोगे कि अगर कोई इंडिविजुअल रीजन डेवलप कर रहा है किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के साथ साथ उसको और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगहों पे बेचना है, तो आपको ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो इवॉल्व करने पड़ेंगे। जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उनकी क्वालिटी अच्छी हो, इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा। और इस प्रकार का कंपटीशन चलता था और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन हेल्दी भी था, क्योंकि इसके चलते इक्विटेबल ग्रोथ होती थी। बहुत सारे इलाके साइमल्टेनियसली ग्रोथ करते थे। फिर आप बात करोगे कि जो इस एम्पायर में ऐसे बहुत से रीजन्स थे जहाँ पे बहुत एक्सेप्शनल फर्टिलिटी हुआ करती थी, मतलब एग्रीकल्चर के लिए इलाके बहुत अच्छे थे। आप कह सकते हो कैंपेनिया इटली में, सिसिली, फायूम इन इजिप्ट, गैलीली, बाइजेसियम ट्यूनिशिया, साउदर्न गॉल जिसको गालिया नार्बोनेंसिस कहा जाता है, बैटिका साउदर्न स्पेन। अगर आप इनकी लोकेशन देखना चाहो तो गूगल में सर्च मार दो, इनके पैरेलल जो आज की डेट का इलाका है आपको पता चल जाएगा। तो ये वो इलाके थे जो बहुत डेंसली सेटल्ड थे और आप कह सकते हो एम्पायर के वेल्दीस्ट इलाके थे, क्योंकि आप यहाँ पे कह सकते हो कि ठीक ठाक एग्रीकल्चर था, फर्टिलिटी बहुत थी, अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स ये लोग उगाते थे। ऐसा किसने लिखा है? ऐसा स्ट्राबो ने लिखा है और प्लिनी ने लिखा है। जो सबसे अच्छी वाइन पैदा होती थी वो कैंपेनिया में पैदा होती थी। सिसिली और बाइजेसियम किसके लिए फेमस थे? तो ये लोग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वीट को एक्सपोर्ट करते थे रोम में। गैलीली बहुत डेंसिली कल्टीवेट किया जाता था। आप कह सकते हो कि एवरी इंच ऑफ द सॉइल हैज़ बीन कल्टिवेटेड बाय द इनहेबिटेंट्स, रोड द हिस्टोरियन जोसेफस। फिर स्पेनिश ऑयल कहाँ से आता था? न्यूमरस एस्टेट से आता था।
वो एस्टेट्स कहाँ पे थे? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गुआदालक्विविर। तो अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर गुआदालक्विविर इन द साउथ ऑफ स्पेन ये न्यूमरस एस्टेट्स आते थे जहाँ पे स्पेनिश ऑलिव ऑयल पैदा होता था, और इन एस्टेट्स को बोला जाता था फुंडी। उसके आगे अगर बात करूँ तो लार्ज एक्सपेंस ऑफ रोमन टेरिटरी, बहुत लेस एडवांस्ड स्टेट में थे, बहुत बड़ा एक एक्सपेंस रोमन टेरिटरी का, ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ था। वहाँ पे ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस होता था। ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है कि भाई सर्दियों के इलाकों में आप गर्म जगह पे चले गए, गर्मियों के समय पे आप ठंडी जगह पे चले गए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांस ह्यूमन्स। ट्रांस ह्यूमन्स is the herdsman regular annual movement between higher mountain regions and low lying grounds in search of pasture of sheep and other flocks। और ये ट्रांस ह्यूमन्स हमें इंडिया में कश्मीर के इलाके में करते हैं, गद्दीज, बकरवास, इस प्रकार की कम्युनिटीज़ करती हैं हमारे नॉर्दर्न इलाकों में। तो जब सर्दी पड़ती है तो कश्मीर से नीचे उतर के जम्मू के इलाके में आ जाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे गर्मियों के समय पर ऊपर। ओके, तो ये जो ट्रांस ह्यूमन्स था, ये न्यूमिडिया जो कि आज की डेट में मॉडर्न अल्जीरिया में है, वहाँ पे काफ़ी हद तक ये ट्रांस ह्यूमन्स होता था। जो पेस्टोरल और सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज़ थी वो अक्सर कर ऑन द मूव रहती थी, अपनी ओवन शेप्ड हट्स को, जिनको वो मपालिया कहते थे, उनको लेके हमेशा साथ चलती थी। ये जो रोमन एस्टेट्स थी ये नॉर्थ अफ्रीका में एक्सपेंड हुई। फिर आप देखोगे कि अभी पहले पेस्टोरल कम्युनिटीज़ इन इलाकों में रह रही हैं, वो अपने भेड़ बकरियां लेके इधर उधर चल रही हैं। अब ट्रांस ह्यूमन्स एक प्रिमिटिव तरीका है रहने का, और रोमन अंपायर एक मॉडर्न अंपायर है, अर्बन कल्चर को प्रमोट करने वाला अंपायर है। अब जब रोमन अंपायर के इंस्टीट्यूशंस फैलेंगे तो क्या वो ट्रांस ह्यूमन्स होने देंगे? नहीं। जब रोमन एस्टेट्स फैलने शुरू हुए नॉर्थ अफ्रीका में तो उन्होंने पैस्चर कम्युनिटी को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। तो जब रोमन अंपायर का राज आने लगा तो रोमन अंपायर के अर्बन इंस्टीट्यूशंस ट्रांस ह्यूमन्स करने वाले पेस्टोरल कम्युनिटीज को क्या बोलते थे कि तुम्हारा तरीका दकियानुसी है, तुम यहाँ से निकलो, तुम्हें एग्रीकल्चर अलाउड नहीं, और बहुत प्रकार की आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई इन ट्रांस ह्यूमन्स करने वाली कम्युनिटीज़ के ऊपर, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के ऊपर। इन पेस्टोरल कम्युनिटीज़ का नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस होने लगा, इनकी मूवमेंट्स को टाइटली रेगुलेट किया गया। आप देखोगे इवन इन स्पेन द नॉर्थ वॉज मच लेस डेवलप्ड and inhabited largely by a Celtic-speaking peasantry that lived in hilltop villages called Castella. When we think of Roman Empire, we should never forget these differences. तो ये जो ट्रांस ह्यूमन्स की प्रैक्टिस थी केवल नॉर्थ अफ्रीका में नहीं थी, नॉर्दर्न स्पेन में भी थी। नॉर्दर्न स्पेन में भी इस प्रकार की सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री थी जिसकी प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर के इंस्टीट्यूशंस ने चेक किया। ओके, फिर आप यहाँ पे देखो, we should also be careful not to imagine that because this was the ancient world, their forms of cultural and economic life were necessarily backward or primitive. ये एंशियंट वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ बैकवर्ड होगी या प्रिमिटिव होगी। आप देखोगे मेडिटेरेनियन में और रोमन एम्पायर में कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जिससे इनकी टेक्नोलॉजिकल साउंडनेस पता चलती है, जैसे वाटर का डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन। भाई मेडिटेरेनियन के आसपास वाटर को बहुत अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। एडवांसेस थे यहाँ पे वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी में, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता था स्पेनिश गोल्ड माइंस में और सिल्वर माइंस में, एंड द गाइगेंटिक इंडस्ट्रियल स्केल ऑन विच दोज माइंस वर्कड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज। मतलब पहली और दूसरी शताब्दी में सोना और चांदी निकालने के लिए, माइन करने के लिए जितनी बड़ी बड़ी माइन बनाई गई थी ना, ये किसी भी प्रकार से रूरल या फिर प्रिमिटिव होने का साइन नहीं था। आप देख सकते हो कि जिस प्रकार का आउटपुट सोने का और सिल्वर का ये गाइगेंटिक माइंस फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में कर रही थी, इस प्रकार का आउटपुट 1700 साल बाद देखने को मिलेगा, लगभग 2000 आते आते। तो हमने देखा इनका इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, हमने देखा कि वाटर को कितने एडवांस तरीके से ये लोग मिलिंग टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोलिक फोर्सेस का इस्तेमाल करके मिलिंग टेक्नोलॉजी ये लोग अपनी अप्लाई कर रहे हैं। फिर ज़बरदस्त वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क्स को भी यहाँ पे स्थापित किया गया था। भाई वाइड स्प्रेड हो रहा था यहाँ पे यूज़ मनी का। आप समझ सकते हैं कि जो रोमन इकोनॉमी की सोफिस्टिकेशन थी ना, इसको पूरी तरीके से कुछ आप कह सकते हो कि जो हिस्टोरियंस हैं वो नहीं समझते हैं। जिस हिसाब का मनी और बैंकिंग सेक्टर वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, जिस प्रकार की इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, अभी भी हम लोग इसकी सोफिस्टिकेशन की, रोमन एम्पायर की सोफिस्टिकेशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। लेकिन आप समझिए, इस लेवल का इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, इस लेवल का बैंकिंग सिस्टम, इस लेवल के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, तो यहाँ पे
कुछ एक ऐसी वर्किंग क्लास की भी ज़रूरत है जिससे कुत्तों की तरह काम कराया जाएगा और उनको कोई राइट्स नहीं दिए जाएंगे, तो लेबर और स्लेवरी भाई ये भी एग्जिस्ट करती थी। और कहीं देखिए जब रूरल होता है ना रहने का तरीका, तो रूरल वे ऑफ लिविंग में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, और कहीं ना कहीं रूरल वे ऑफ लिविंग में हम लोग बस अपना खाना पीना देखते हैं। लेकिन जब बातें साइंस एंड टेक की आ जाती है और इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट की आ जाती हैं, तब एक वर्किंग क्लास की ज़रूरत होती है। और हिस्ट्री ने इस बात को प्रूव किया है कि वर्किंग क्लास को अक्सर कर एक्सप्लॉइट किया जाता था। तब यहाँ पे बात करते हैं ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए एक लूशियस पेडानियस सिकेंडस, ये एक लॉर्ड हुआ करते थे, या फिर आप कह सकते हो रूलिंग क्लास के लोग होंगे। इसको किसी एक स्लेव ने उसके मार दिया। अब उस समय पे इस पर्टिकुलर जगह पे एक नियम कानून था कि एक छत के अंदर जितने भी स्लेव्स काम करते हैं, अगर किसी एक स्लेव ने इस प्रकार का क्लाइम किया है तो सारे स्लेव्स को मार दिया जाएगा। ये एक एंशिएंट कस्टम था। तो एक स्लेव ने लूशियस पेडानिस सिकेंडस को मार दिया, तो एक स्लेव को नहीं, उसके साथ काम कर रहे सारे स्लेव को मार दिया जाएगा। अभी जब ये बात फैलनी शुरू हुई स्लेव्स के बीच में, तो बहुत सारे स्लेव्स इन सारे स्लेव्स को बचाने के लिए पहुंच गए। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि जो सेनेटर्स थे, जो रूलिंग क्लास थी, उसने ये बोला कि नहीं भाई, जो एंशिएंट ट्रेडिशन है उसको तो जिंदा रखना पड़ेगा। अगर एक स्लेव ने मारा है तो सारे स्लेव्स उसके साथ के मारे जाएंगे। इसके रिस्पेक्ट में भाई आर्मी बुला ली गई, और जो राजा था नीरो, उसने आर्मी से साथ मिलके उन सारे स्लेव्स को लेके गया और एग्जीक्यूट किया। मतलब कि इन्होंने अपने एंशिएंट ट्रेडिशन को इम्प्लीमेंट किया। एक स्लेव ने अगर अपने मास्टर को मारा है तो उस स्लेव के साथ जितने भी स्लेव उस घर में काम करते थे सबको मार दिया गया, सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया, जबकि गलती केवल एक की थी। तो आप समझ ही सकते हो कि स्लेव्स का खुला एक्सप्लॉयटेशन चलता था इस रोमन एम्पायर के दौरान। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग वर्कर्स के बारे में। स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन, ये एंशिएंट वर्ल्ड पे बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट करता है। मेडिटेरियन के इलाके में भी एक्टिव था, नियर ईस्ट के इलाके में एक्टिव था, और क्रिश्चियनिटी के आने से किसी भी प्रकार से स्लेवरी खत्म नहीं हुई। क्रिश्चियनिटी के आने से स्लेवरी चलती रही। क्रिश्चियनिटी को बूस्ट कब मिला? जब कॉन्स्टेंटीन नाम के रोमन अंपायर ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। उसके बाद तो पूरे रोमन अंपायर में क्रिश्चियन धर्म फैल गया। लेकिन इस क्रिश्चियन धर्म ने भी स्लेवरी को खत्म नहीं किया, और रोमन अंपायर के अंदर जितना भी लेबर वाला काम था वो स्लेव्स परफॉर्म करते थे, आप देखोगे। लेकिन अब देखिए, जहां जहां पे पॉसिबल था वहीं वहीं ये लेबर वाला काम ये स्लेव कर रहे थे, ये भी समझ लीजिए। जिस जिस जगह पे पॉसिबल है उस जगह पे लेबर को पकड़ के काम करवा रहे हैं रोमन एम्पायर वाले। लेकिन जिस जिस जगह पे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है वहां पे लेबर काम नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखोगे, लेबर राइट्स को इग्नोर करते हुए, स्लेव के राइट्स को इग्नोर करते हुए, तो सारा काम आप कह सकते हो स्लेव्स ने नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको जहां पे सारा काम लेबर ही कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इटली की बात कर लीजिए रिपब्लिकन पीरियड में। रिपब्लिकन पीरियड कितना, मतलब 1 BC की बात कर लीजिए। तो इटली में रिपब्लिकन पीरियड में आप देखोगे कि इटली की पॉपुलेशन थी लगभग 7.5 मिलियन, 75 लाख, और उसमें से 3 मिलियन स्लेव्स थे, यानी 30 लाख स्लेव्स थे। मतलब 75 लाख की आबादी में से आप कह सकते हो ऑगस्टस के अंदर 30 लाख स्लेव्स थे, और यहाँ पे सारा काम स्लेव्स करते थे। लेकिन ओवरऑल पूरे रोमन एम्पायर की बात करो, और आपको पता है कि रोमन एम्पायर का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कितना बड़ा है, उस ओवरऑल रोमन एम्पायर में हर काम लेबर कर रहा हो, स्लेव कर रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सेव एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट था, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, और वो लोग इकोनॉमी और प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते थे। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट वन रोमन एग्रीकल्चर राइटर एडवाइस लैंड ओनर्स अगेंस्ट यूजिंग देम इन द कंटेक्स्ट दैट टू मेनी might be required, for example for harvest or where their health could be damaged। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो एग्रीकल्चर के समय पे लेबर की ज़रूरत है। अब अगर आप स्लेव खरीदते हो रोमन एम्पायर में, तो आपको स्लेव को पालना पड़ेगा, उसकी ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, उसको खाना खिलाना पड़ेगा, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो रोमन एम्पायर में जहां पे भी कॉस्ट अलाउ कर रही थी वहां वहां पे स्लेव्स को हायर करते थे, लेबर को हायर करते थे। लेकिन जब कॉस्ट एक लिमिट से ज्यादा हो जाती थी तो लेबर को कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया जाता था। मतलब अपने हिसाब से, अपनी स्वेच्छा के हिसाब से लेबर की हायरिंग फायरिंग चलती है। ओके, फिर यहाँ पे नीरो का एक इंसिडेंट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे एक स्लेव ने अपने मास्टर को मार दिया, तो उस स्लेव के साथ जितने भी और स्लेव थे सबको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर आप देखोगे कि
फर्स्ट सेंचुरी में देखिए, एज वॉरफेयर बिकेम लेस वाइड स्प्रेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस इन द फर्स्ट सेंचुरी, द सप्लाई ऑफ slaves tended to decline and use of slave labor thus had to turn either to slave breeding or cheaper substitutes such as wage labor which was more easily dispensable। अब देखिए यहाँ पे, जब वॉर नहीं होंगे तो आप कहां से स्लेव्स लाओगे? जब वॉर होते थे तो जो दूसरी पार्टी हार जाती थी उसके सैनिकों को, उसकी जनता को बंदी बना के अपने यहाँ पे स्लेव बना लिया जाता था। लेकिन जब वॉर ही होने बंद हो गया तो स्लेव्स आ नहीं पाएंगे, तो आप बोलोगे स्लेव ब्रीडिंग। स्लेव ब्रीडिंग में क्या होता था कि भाई जो फीमेल स्लेव्स थी और जो मेल स्लेव्स थी, इनके जो पार्टनर्स होते थे तो इनके ओनर बोलते थे कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, और ऑब्वियस ही बात है, इनके जो ज्यादा बच्चे पैदा होंगे वो आगे जाके क्या बनेंगे? स्लेव बनेंगे। क्योंकि वॉर नहीं हो रहे हैं तो आप स्लेव्स के और बच्चे पैदा करवा दो, वो आगे बच्चे बन जाएंगे, मतलब आगे स्लेव बन जाएंगे। उसके साथ वेज लेबर, तो भाई कोई लेबर है, उससे काम करवाया, उसको उसकी तनख्वाह दे दी, तो जब काम पड़ा तब काम करवा लिया, तो एग्रीकल्चर के समय पर हार्वेस्टिंग करवानी है तो लेबर हायर कर लिया, और जब काम हो गया तो उसको बाहर निकाल दिया, तो इससे खर्चा कम होता था। ओके, फिर आप देखो, इनफैक्ट फ्री लेबर वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पब्लिक वर्क्स एट रोम प्रिसाइजली बिकॉज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्लेव लेबर वुड आल्सो हैव बीन टू एक्सपेंसिव। समझ गए? तो मतलब कि क्या हो रहा था यहाँ पे कि पब्लिक वर्क्स वगैरह, रोम वगैरह में काम करवाने के लिए कभी कभी तो पैसा दे के करवा दिया, परमानेंट हायर नहीं करते थे ये लोग लेबर्स को, कभी कभी फ्री लेबर भी होता था। ठीक है, तो किसी से टैक्स लेना है तो अभी टैक्स देने के लिए उसके पास पैसा नहीं, तो उससे बोला कि तुम एक काम करो, तुम आके यहाँ पे इतने से इतने काम कर देना, यही तुम्हारा टैक्स हो गया। तो हायर्ड वर्कर्स के बजाय अगर फुल टाइम आप स्लेव लेबर्स रखते हो तो उस केस में आपको पूरे साल उस स्लेव को पालना पड़ेगा, उसकी फैमिली को पालना पड़ेगा, और वो प्रोबेबली यहाँ पे मास्टर्स को पसंद नहीं आता था, रीजन बीइंग कि इससे खर्चा ज्यादा होता था। दिस इज प्रोबेबली वाई स्लेव्स आर नॉट वाइडली फाउंड इन एग्रीकल्चर ऑफ द लेटर पीरियड। इसलिए लेटर पीरियड के एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा स्लेव्स नहीं पाए जाते थे, पेड लेबर था। तो एग्रीकल्चर में कुछ काम करना, सोइंग करनी, हार्वेस्टिंग करनी, तो पैसा देके काम करा लिया, फिर छोड़ दिया। ओके, फिर बाद में जो स्लेव्स बहुत लंबे समय तक स्लेव की तरह काम कर चुके होते थे और उनको फ्री कर दिया जाता था, उनको बोला जाता था फ्रीडमैन। और ये फ्रीडमैन फ्री होने के बाद कभी कभी बिजनेस मैनेजर्स की तरह भी काम करते थे। हालांकि फ्रीडमैन के पास काम की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं था। ओके, कभी कभी मास्टर्स जिन्होंने बहुत लंबे समय तक एक लेबर की सर्विस ली, एक स्लेव की सर्विस ली है, बाद में जब वो स्लेव फ्री हो गया है तो वो मास्टर्स उसको कैपिटल भी देते थे अपना बिजनेस चलाने के लिए। ओके, फिर आप देखोगे द रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। लेबर के मैनेजमेंट को लेकर रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स ने काफी कुछ लिखा हुआ है। Columella, a first century writer who came from the south of Spain, recommended that land owners should keep a reserve stock of implements and tools, twice as many as needed, so that the production could be continuous। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में स्लेव लेबर हायर कर रखा है, या फिर मान लीजिए आपने पेड लेबर हायर कर रखा है। अभी ऐसे केसेस में अगर स्लेव लेबर और पेड लेबर ना रहे तो कहीं ना कहीं आपके पास टूल और इंप्लीमेंट्स होने चाहिए ताकि आप खुद काम कर सको। मतलब हो सकता है कि जो पेड लेबर हो बीच में काम छोड़ के चला जाए, स्लेव लेबर छोड़ के भाग जाए, तो ऐसे केसेस में एक फर्स्ट सेंचुरी के राइटर है कोलोमेला, जो कि लोगों को क्या बता रहा है कि भाई आप एक काम करो, अपने पास भी टूल्स थोड़ा एक्स्ट्रा रखो ताकि जिस समय पे जरूरत पड़े आप खुद काम कर लो। और अगर काम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा है, मान लो किसी साल एग्रीकल्चर की फसल उतनी नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि आप उतनी कमाई नहीं कर पाओगे, तो ऐसे केसेस में आप एंड टाइम पे उन लेबर्स को निकाल के खुद खेती बाड़ी करके जो थोड़ा बहुत पैसा है उसका प्रॉफिट अपने पास रख सकते हो। तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें वहां पे एग्जिस्ट करती थी। फिर आप देखोगे देयर वाज अ जनरल प्रिजम्पशन among employers that without supervision no work would ever get done, so supervision was paramount for both free workers and slaves। देखिए, जो यहाँ पे फ्री वर्कर्स थे, जो यहाँ पे स्लेव्स थे, उनका लगातार यहाँ पे सुपरविजन होता था। मतलब कि वो सही से काम कर रहे हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं, इस बात को रेगुलरली चेक किया जाता था। अगर लेबर्स के काम को अगर आपने ठीक तरीके से चेक नहीं किया तो हो सकता है वो काम कर ही ना। सुपरविजन को ठीक तरीके से करने के लिए, आसानी से करने के लिए कभी कभी लेबर्स की छोटी छोटी टीम बना दी जाती थी, गैंग बना दिए जाते थे, और भाई इस समय पे इनसे बहुत गलत तरीके से काम कराया जाता था। कोलोमेला ने अपनी राइटिंग में रिकमेंड किया स्क्वाड्स ऑफ 10, मतलब कि आप 10-10 लोगों का ग्रुप बना लो और उस 10-10 ग्रुप के लोगों को काम पे लगा दो। अब यहाँ पे देखो कि प्लिनी द एल्डर ने अपनी राइटिंग्स में, उनकी बहुत फेमस राइटिंग है नेचुरल हिस्ट्री, उसमें इस गैंग बनाने वाली प्रैक्टिस को बहुत मार्मिक तरीके से दर्शाया। क्या होता है कि देखिए ये लेबर काम कर रहे हैं, इन लेबर के जो आप कह सकते हो पैर है ना, वो हथकड़ी से जुड़ा हुए करते थे, मतलब कि स्टील की चेन से या रस्सी से इन लेबर्स के पैरों को बांध के रखा जाता था।
ये 10 के ग्रुप में एक जगह पे काम करते थे। तो बेसिकली एक प्रकार का स्लेव गैंग था। वर्स्ट मेथड था ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का, जिसमें गैंग्स में स्लेव्स की तरह काम करवाया जाता था इन लेबर्स से। तो बेसिकली यहाँ पे लेबर्स को चाहे पेड बेसिस पे आप हायर करो, चाहे परमानेंट आप उनको पालो, चाहे आप उनसे फ्री लेबर की प्रैक्टिस ले रहे हो, इन लेबर्स की तो हालत ख़राब थी, इनकी हालत कभी भी अच्छी नहीं थी। और अगर आपको ये लॉस ड्रैकोनियन दिख रहे हैं, ड्रैकोनियन मतलब बहुत हार्श, एक्चुअली में 6th सेंचुरी बीसी में ग्रीक लॉ मेकर था जिसका नाम था ड्रैको। ओके, ड्रैको ने प्रिस्क्राइब किया डेथ एज द पेनल्टी फॉर मोस्ट क्राइम्स। तो बेसिकली इस ड्रैको के नाम पे शब्द बनाया ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन मतलब बहुत हार्श, बहुत क्रूअल। तो अगर आपको ये जो लेबर से काम करने का तरीका क्रूअल लग रहा है, ड्रैकोनियन लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आज भी चाइना जैसी कंट्रीज के जिनजियांग प्रोविंस में इस प्रकार के लेबर कंट्रोल की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से लेबर्स के ऊपर टाइट कंट्रोल किया जाता है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया में काम करते हैं, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आप देखो एल्डर द प्लिनी क्या बोल रहे हैं। एल्डर प्लिनी डिस्क्राइब्ड कंडीशंस इन फ्रैंकिनसेंस फेस्ट्री। फ्रैंकिनसेंस क्या है? तो फ्रैंकिनसेंस यूरोपियन नेम है एक एरोमेटिक रेजिन का, जिसको इंसेंस और परफ्यूम्स बनाने में यूज़ किया जाता था। तो एक एरोमेटिक रेजिन जिससे खुशबू से निकलती आती थी, और इस फ्रैंकिनसेंस का प्रयोग किया जाता था इंसेंस और परफ्यूम बनाने में। तो इसको टैप किया जाता था बॉसवेलिया ट्रीज से, उसके बार्क को काट के, ओके, उसके रेजिन्स निकाले जाते थे, उनको हार्डन किया जाता था, और फिर ये जो हाई क्वालिटी फ्रैंकिनसेंस बनाया जाता था, इसको परफ्यूम्स में और इंसेंस स्टिक्स में प्रयोग करके एक खुशबू सी इसके क्रिएट की जाती थी। ओके, तो आप कह सकते हो कि अलेक्जेंड्रिया की जो फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्री थी, वहाँ पे जो लेबर काम करते थे, उन लेबर की कंडीशंस को दर्शाया है और बताया कि कितना भी आप वहाँ पे सुपरविजन कर लो, आप काम नहीं करवा पाओगे। एक्चुअली में वहाँ पे लेबर को बहुत हद तक, इस हद तक क्रूअली दबाया जाता था कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल लेबर और इन कह सकते हो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर अपना काम छोड़ के भाग गए। वो इतने ज़्यादा फटीक हो गए, इतने ज़्यादा डिसलाइक करने लगे उस काम को, कि वो जहाँ जहाँ पे भी काम करते थे वो काम छोड़ के भागने लगे, फैक्ट्रीज वर्कशॉप छोड़ के भागने लगे, जिस विलेजेस में रहते थे काम बचने के लिए विलेज छोड़ के भागने लगे। तो स्लेव्स वाली प्रथा से अलग एक और तरीका इजाद किया गया, जहाँ पे इन फार्मर्स को, इन लेबर्स को एक डेब्ट ट्रैप में फंसाया गया। बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ ने लेबर से क्या बोला कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, इस एग्रीमेंट के तहत हम तुमको कुछ पैसा दे देंगे और उस पैसे के बदले में तुम हमें अपनी सर्विसेज दोगे। इनको बोला गया डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे बहुत सारे डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए, जहाँ पे लोगों को पैसा दे दिया अमीर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ ने, और बोला कि इसके बदले में तुम इतना काम करोगे। अभी पैसा का जो रीपेमेंट के टर्म्स थे वो इतने हार्श रखे गए कि ये लोग कभी पैसा वापस कर ही नहीं पाएंगे। आप देखोगे कि एक अर्ली 2nd सेंचुरी राइटर क्या बताते हैं, 1000 सरेंडर देमसेल्व्स टू वर्क इन सर्विट्यूड ऑल्दो दे आर फ्री। तो कुल मिला के यहाँ पे यही बताया गया कि जो लेबर के हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा खराब थे। फिर देखिए क्या लिखा हुआ, फ्रॉम वन ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड लेटर्स ऑफ ऑगस्टीन वी लर्न दैट पेरेंट्स समटाइम्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन इनटू सर्विट्यूड फॉर पीरियड ऑफ 25 ईयर। मतलब कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को 25 साल की गुलामी के लिए अमीर आदमियों को भेज दिया करते थे। 25 सालों तक वो आदमी आपका हो गया, उसके साथ जो काम करवाना हो करवाओ, उसको कुत्तों की तरह रखो, जो खाना दे दो दे दो। 25 साल के बाद तो वैसे ही उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, बेकार हो जाएगा। और ये मास्टर्स भी चूस लेते थे। ओके, फिर ऑगस्टीन वो एम्परर था, उसने एक बार लॉयर अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई मान लो किसी बच्चे को आपने किसी मास्टर को दे दिया, मतलब फादर ने अपने बच्चों को कमिट कर दिया एक मास्टर को, चलो 25 साल तक तुमको उससे जो काम करवाना करा लो। अभी फादर मर गया बिना डेप्ट चुकाए, तो उस केस में क्या बच्चा छूट सकता है या वो हमेशा के लिए इनडेप्टेडनेस में फंस जाएगा? तो अब आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इनडेप्टेडनेस उस समय पे बहुत ज़्यादा थी। ओके, और रूरल इंडेप्टेडनेस की अगर आप बात करो तो ये भी बहुत फैली थी। अर्बन इंडेप्टेडनेस भी थी, रूरल इंडेप्टेडनेस भी थी। आप देखोगे एक जूइश रिवॉल्ट हुआ 66 एडी में, जहाँ पे रेवोल्यूशनरीज ने जब रिवॉल्ट किया तो मनी लेंडर्स के बॉन्ड को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, जला दिया, ताकि ये ना पता कर पाए कोई, जो कि उन रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ था कि भाई किसके पास कितना पैसा लिया है किसने। तो इस जूइश रिवॉर्ड्स ने जो काम करने वाले एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, उन्होंने मनी लेंडर्स के रिकॉर्ड को जला दिया कि पता ही ना चल पाए कि मनी लेंडर ने किसको कितना पैसा दिया है। कुछ इस प्रकार की चीज़ें इंडिया में भी रिवॉल्ट के समय पे हुई थी, जब 1857 क्रांति के समय पे हमारे फार्मर्स ज़मींदारों के रिकॉर्ड जलाने लगे, मनी लेंडर्स के रिकॉर्ड जलाने लगे, ताकि उनको ये पता ना चल पाए कि उन्होंने किसको कितना पैसा उधार पे दे रखा है। समझ गए? तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं।
कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पे लेबर को अच्छी तनख्वाह दी गई, ऐसे एग्जाम्पल वैसे कम है। जैसे लेट 5th सेंचुरी का एक एम्परर है अनास्तासिस, इसने ईस्टर्न फ्रंटियर सिटी बनवाई दारा की 3 हफ्ते से कम में, और यहाँ पे इसने जो लेबर बनाया ईस्ट से, नियर ईस्ट से, उस लेबर को बहुत हाई वेजेस दी। तो ये वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स है जहाँ पे लेबर को ज़्यादा दाम मिले हैं। तो आप इन सब बातों से समझ सकते हो कि पूरे रोमन एम्पायर में ओवरऑल देखा जाए तो लेबर के हालात बहुत ख़राब थे। कुछ पॉकेट्स में लेबर के हालात ठीक थे और कुछ पॉकेट्स में तो लेबर को बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिल रही थी। बट एग्रीकल्चर और ये जो लेबर क्लास थी इसको काफ़ी हद तक दबाया गया था, क्योंकि अर्बनिज्म का एक फिनोमिना होता है। अर्बनिज्म का फिनोमिना ये बोलता है कि भाई कहीं ना कहीं आपको काम करने वाले लोग चाहिए, और अगर काम करने वाले लोगों के राइट्स की ध्यान दोगे तो जो अर्बन एरिस्टोक्रेटिक क्लास है वो ऐश कैसे करेगी। तो अगर किसी सोसाइटी में कुछ लोग मजे मार रहे हैं, कुछ लोग ऐश कर रहे हैं, तो दे विल बी डूइंग दैट एट द एक्सपेंस ऑफ द राइट्स ऑफ समवन एल्स, और यहाँ पे लेबर राइट्स ऑर्गेनाइज तरीके से वायलेट किए जा रहे थे। इसके अगले पार्ट में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।